अगर टैक्स का मतलब आपके लिए टेंशन है तो हम हाजिर हैं आपकी सारी टेंशन दूर करने के लिए। टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो करता है टैक्स से जुड़े हर छोटी बड़ी मुश्किल को दूर। यहाँ आपको मिलता है टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब। हम केवल आपका टैक्स बचाते नहीं है बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि टैक्स से जुड़े सही नियम क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और इनके टैक्स को आसान बनाएंगे हमारे टैक्स मददगार यानी हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। इनसे हम पूछने वाले हैं ढेरों सवाल, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आज किन खास टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। अगर आपकी होती है ब्याज से कमाई तो टीडीएस से बचने के लिए किन फॉर्म को भरना है जरूरी। अगर सास अपनी बहू को देती है ज्वेलरी गिफ्ट तो क्या होगी टैक्स की देनदारी। और न्यू पेंशन स्कीम में के तहत क्या कहते हैं टैक्स के कानून, कैसे आप बचाएं अपना टैक्स और न्यू पेंशन स्कीम के जरिए आप अपने भविष्य को ज्यादा सिक्योर कैसे बनाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्म्स हैं जिन्हें भरकर आप टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। क्यों लखोटिया जी, ऐसा हो सकता है लेकिन कुछ कंडीशन जरूर होंगे जिनका ध्यान रखना है। तो कौन है जो ये फॉर्म भर के टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं और किन पैरामीटर्स में उनको फिट बैठना होगा? सबसे पहले तो ये बतला दें कि हाँ, ये हकीकत है कि कुछ फॉर्म भरकर आप बैंक को दे दें तो आपका टैक्स नहीं कटेगा एट सोर्स। ये बिल्कुल सत्य है और ये प्रावधान हमारे लिखे हुए हैं आयकर की धारा 197A में, जिसके अंदर कहा गया है, उसके तहत रूल्स भी बने हैं। रूल 29C के तहत ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई करदाता डिक्लेरेशन दे दे एक पर्टिकुलर फॉर्म में, फॉर्म नंबर 15G या फॉर्म नंबर 15H, तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये सुनकर तो आप खुश हो रहे होंगे, पर्टिकुलरली ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, हर साल टैक्स कट जाता है और फिर जाके रिटर्न भरना पड़ता है और तब जाके रिफंड आता है। आपको बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बात जो हमें ध्यान रखनी है जिसके लिए ताकि टैक्स नहीं कटे, वो है आपका टैक्स रिटर्न नहीं काटने के लिए जो फॉर्म भरना है उसको, डिक्लेरेशन को करेक्ट भरें, पढ़ो समझो और करो। अर्थात पहले पढ़ो फिर समझो उसके बाद भरो, अन्यथा गलती हो जाएगी तो आपका प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो एक ही है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल इस फॉर्म में भरनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो हो रही है उस पर एस्टिमेटेड टैक्स की लायबिलिटी नहीं हो, तभी जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरने के पहले कृपया ध्यान रखें कि कॉलम नंबर 22 स्पेसिफिकली ध्यान से भरें और साथ ही साथ ये भी देख लें कि टैक्स बन रहा है, केवल हम साइन करके दे रहे हैं कि नहीं मेरा तो कोई भी इनकम नहीं होगी, ऐसा देना गलत होगा। साथ ही साथ एक और बात है, ये फॉर्म हो नॉर्मल सभी व्यक्तियों के लिए, पर एक है स्पेशल फॉर्म, फॉर्म नंबर H, और ये है केवल सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई। ऐसे व्यक्ति फॉर्म नंबर 15H भरकर अपना टीडीएस कटवाने से बच सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि उनको ये चाहिए कि उनकी इनकम के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला है, इतनी इनकम है। एक और ही महत्वपूर्ण बात, ये फॉर्म भर के भी दे दें और फिर भी टैक्स कट जाएगा, वो बात ये ध्यान रखने लायक है कि आपको इस फॉर्म में अपना पैन नंबर देना है। अन्यथा अगर आपने कहा कि समझ लीजिए हमारी इनकम 40,000 का इन्वेस्टमेंट, हमारी इनकम कोई 3,200 ही है, इसलिए 40,000 नहीं लीजिए 1 लाख इनकम है, उसके ऊपर टीडीएस कट जाएगा 10%। और अब आप चाहते हैं कि नहीं कटे, फॉर्म भर के दे दिया तो भी कट जाएगा। क्यों? कि आपने पैन नंबर नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये फॉर्म भरने के साथ ये देख ले पहले कि आपका पैन नंबर अवेलेबल है, अन्यथा टीडीएस फॉर्म भरने के बाद ही कट जाएगा 20%। तो 15G और 15H बचा सकते हैं आपका टैक्स, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप उन पैरामीटर्स में फिट बैठते हैं कि नहीं, इसका फायदा उठाने के लिए। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब के सिलसिले को। सबसे पहले मेरे साथ अहमदाबाद से जितेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं। नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग लखोटिया जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं ज्वेलरी शॉप चलाता हूँ। अच्छा जी।
और मेरा मेन बिजनेस गोल्ड और सिल्वर का है। ओके। और इस बार मेरे को शेयर स्पेकुलेशन में 2,60,000 से ज्यादा नफा प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो मेरा जो टैक्स एडवाइजर है वैसा बोलता है कि इस सौदे में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आपका टैक्स रिटर्न ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसा है, आपने फटाफट अपना सवाल पूछा, आपको उत्तर भी फटाफट देते हैं, पर फायदे वाला। पहली बात तो यह है 99% चांसेस है कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेकुलेशन प्रॉफिट आपके हुआ है उसमें टर्नओवर का मतलब होता है आज के दिन टोटल शेयर परचेज, टोटल शेयर सोल्ड, और जो डिफरेंस आया केवल उसी को टर्नओवर माना जाता है। ऐसे अगर हम जोड़ेंगे आपका इनकम तो आपका टर्नओवर 1 करोड़ नहीं होगा। तो मुझे विश्वास है और इसके लिए बधाई दूंगा कि आप फायदा करिए, आपको ऑडिट करने की चिंता से मुक्त किया जाता है। और पुणे से श्रीरंग ने टैक्स गुरु के लिए बहुत ही लंबा सवाल भेजा है। श्रीरंग जी के पिता का 1977 में निधन हो गया था और जो भी प्रॉपर्टी, शेयर और बाकी जायदाद थी उसे एक एचयूएफ के हवाले कर दिया गया था। इसके कर्ता श्रीरंग खुद हैं। तो शेयर फिजिकल फॉर्म में श्रीरंग और उनकी मां के नाम में ही रखे गए थे। इन शेयर से होने वाली इनकम को अभी तक एचयूएफ के अकाउंट में दिखाया गया है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या इन शेयर को डीमैट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो इससे हुई इनकम को पर्सनल इनकम माना जाएगा या फिर एचयूएफ की इनकम ही माना जाएगा। नॉर्मली जनरली स्पीकिंग नियम यह है कि पिताजी की मृत्यु के पश्चात अगर उन्होंने वसीयत बनाई और वसीयत में लिख देते कि ये संपत्ति सारी मेरे बेटे की एचयूएफ सो एंड सो नाम को दी जाती है, तब तो एचयूएफ की बात मानी जाती। पर आपके केस में करीब करीब 40 साल हो गए पिताजी की मृत्यु हुए और आप अभी तक ये सारी संपत्ति एचयूएफ की मान के आयकर कानून में दिखला रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुला एचयूएफ का, चिंता बिल्कुल नहीं है। आप और आपकी मम्मी इन शेयर्स को डीमेट अकाउंट में एचयूएफ के नाम में कर दें तो कोई तकलीफ नहीं होगी, एचयूएफ का ही माना जाएगा और कोई परेशानी नहीं है आपको। और कोलकाता से अंशुमन डबरीवाल का है अगला सवाल। जानना चाहते हैं कि अगर कोई महिला यानी एक तरह से सास अपनी बहू को शादी के वक्त या शादी के कुछ दिनों के बाद अपनी ज्वेलरी का एक बड़ा हिस्सा देती है तो टैक्स की देनदारी किस पर बनेगी, कैसे बनेगी? मैं थोड़ा आश्चर्य कर रहा हूं ये सुन के। शादी के तुरंत बाद सास अपनी ज्वेलरी का मेजर पोर्शन बहू को देने वाली है। चलो बढ़िया है, इनको बधाई कि ऐसी सासू जी हैं इनकी, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, खास तौर से इस वजह से कि अगर सास ने अपनी संपत्ति बहू को दे दी, आयकर की धारा 64 क्लबिंग ऑफ इनकम लागू होगा। पर इनकम कहाँ है? ये तो है ज्वेलरी। और अच्छी बात, इस करंट ईयर से वेल्थ टैक्स भी समाप्त हो गया है, इसलिए किसी प्रकार की चिंता नहीं है। सासू जी से गिफ्ट ले लें, ज्वेलरी की जितनी देते हैं उतनी ले लें, चिंता और टैक्स किसी प्रकार का नहीं लगेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर न्यू पेंशन स्कीम में आप करते हैं निवेश तो कितना टैक्स आपका बचेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, एक नई स्कीम न्यू पेंशन स्कीम के बारे में हम कई बार जिक्र करते आए हैं और इसलिए हमारे दर्शकों के मन में सवाल भी कई है, इससे जुड़े कई सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लखोटिया जी, मैं चाहती हूं कि आप न्यू पेंशन स्कीम आपका टैक्स कैसे बचाता है, टैक्स के कानून क्या है, इसके बारे में एक ओवरऑल ज्ञान दे दें। ऐसा भी है, आप सभी ध्यान रखिए दर्शक कि न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपका टैक्स बचाने का और सेफ्टी सिक्योरिटी फ्यूचर ईयर्स के लिए, और साथ ही साथ खर्चा जो इन्वेस्टमेंट के अंदर काट लेते हैं म्यूचुअल फंड वाले, उनके कंपेरिजन में यहाँ पर खर्च कम होता है और फायदा वैसे होता है जैसे कोई जमाने में 50 साल पहले केवल रेडियो चलता था, फिर 2-in-1 हुआ, फिर 3-in-1 हुआ, रेडियो भी और सीडी भी और ये भी। इसी तरह इसके 3 एडवांटेजेस हैं। पहला है आयकर की धारा 80C के तहत 80CCD1 के अंदर टोटल ओवरऑल लिमिट के अंदर 1.5 लाख रुपए तक हम निवेश कर सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में और लाभ ले सकते हैं। सेकंड एडवांटेज है आयकर की धारा
80CCD1B, इसके अंतर्गत अलग से पृथक रूप से 50,000 रुपए निवेश करके लाभ लिया जा सकता है आयकर के अंदर छूट का। और तीसरा इंपॉर्टेंट है 80CCD2, और ये है उन व्यक्तियों के लिए जहां पर वे नौकरी करते हैं और एम्प्लॉयर ने पेंशन के रूप में कंट्रीब्यूट किया। इस स्कीम में 10% ऑफ दी सैलरी उस तक मिलेगा, अर्थात कुल मिलाकर 3 प्रकार के लाभ मिल जाएंगे टैक्स पेयर को। और जयपुर से आशुतोष भी इससे ही जुड़ा सवाल पूछ रहे हैं। आशुतोष गोद्रा ने हमें लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि एनपीएस में किए गए निवेश पर क्या एटीसी निवेश से अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। आशुतोष सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी आय का 10% हिस्सा इनके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। जी हाँ आशुतोष जी, बिल्कुल सही बात है। 1.5 लाख रुपए के अलावा जो आपके एम्प्लॉयर ने 10% निवेश किया एनपीएस के अंदर, उस पर भी आपको छूट मिलेगी, तो आपका फायदा ज्यादा। और अब हमारे साथ अहमदाबाद से तुषार पटेल जुड़ गए हैं। नमस्ते तुषार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 3.5 साल पहले होम लोन ली हुई है HDFC लिमिटेड में से, और वही टाइम पे मैंने थोड़ी होम लोन ली हुई थी मेरे फैमिली रिलेटिव से। अच्छा। जिसके रिगार्डिंग कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बनाया हुआ था, लेकिन जब भी सुविधा होती है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। तो उसमें मैं 8% एन्युअल फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी देने वाला हूँ रिलेटिव को। तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेना हो इंटरेस्ट से, तो वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और दूसरा ये भी जानना था कि अभी 3 साल के बाद में अगर कोई फिर से कुछ होम लोन लेता हूँ फैमिली रिलेटिव से, तो वेदर इट इज एग्जेम्प्टेबल और नॉट। पहले तो ये समझ लीजिए 3 साल हो गया, अब लाभ ज्यादा लेने की इच्छा हो रही है। अरे भैया अब तो मकान कंप्लीट हो गया, पेमेंट कर दिए सब चीज, अब कैसे लोन लोगे, कैसे दिखलाओगे कि ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया मकान में, इसलिए करंट तो अब मत लो। दूसरी चीज, जो आपने रिलेटिव से लोन लिया, पहले ये बतलाओ कि क्या वो लोन का पैसा मकान के पार्ट पेमेंट में लगा या कोई दूसरी जगह लगा दिया पैसा, ये बतलाओ जल्दी। मकान में यूज किया हुआ है। अच्छा, यूज किया है, बहुत बढ़िया। तो चिंता न करो, अगर रिलेटिव से भी अगर हम होम लोन लेते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी जो ब्याज का भुगतान करेंगे वो आपकी ओवरऑल 2 लाख रुपए पर एनएम के हिसाब से जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर आपको छूट दिलाएगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो रीपेमेंट करेंगे रिलेटिव को, जी हाँ रीपेमेंट रिलेटिव को करेंगे लोन का, उसके ऊपर आयकर की धारा 80C में छूट नहीं मिलेगी, पर जो ब्याज का भुगतान करेंगे उस पर छूट बिल्कुल मिलेगी। अगला सवाल कोलकाता के आके अग्रवाल जी का है। इन्होंने पिछले साल अपनी पत्नी के नाम से रेजिडेंशियल फ्लैट बेचा जिस पर कैपिटल गेन हुआ। इसके बाद अग्रवाल साहब ने अपने नाम पर एक फ्लैट खरीद लिया। जानना चाहते हैं कि क्या उनकी पत्नी को सेक्शन 54 के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट मिलेगी। विश्वास में तो कोई कमी नहीं ना पति पत्नी के अंदर, कोई बात नहीं, पर एक चीज ध्यान रखिए, जहां तो वो नियम यही है कि जो मालिक है वो बेच देता है अपनी प्रॉपर्टी, नया निवेश उसी के नाम में होना चाहिए। पर आपने क्या किया, पत्नी ने प्रॉपर्टी बेची अपनी और पति के नाम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये नॉर्मली सही नहीं है, परंतु ऐसे भी कई जजमेंट हो गए जहां पर एक व्यक्ति ने बेची प्रॉपर्टी और पति पत्नी में से और दूसरे के नाम में प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए कि चलेगा, कोई बात नहीं है। तो आपकी अगर तकलीफ आए तो इन जजमेंट्स का लाभ लीजिएगा, पर ले सकते हैं। अहमदाबाद के देवराज गर्ग सीनियर सिटीजन है। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए का निवेश किया है। जानना चाहते हैं कि क्या इस निवेश पर जो ब्याज मिलेगा वो देवराज जी के इनकम में जोड़ा जाएगा और क्या टैक्स बचाने के लिए ये 15H का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 15H का फानम का भी लाभ नहीं उठा सकते और जो ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा आयकर की धारा 64 की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू द स्पाउस, आपके पैसे आपने पत्नी के नाम में निवेश कर दिए और ब्याज आ रहा है तो वो ब्याज आपकी इनकम में ही जोड़ा जाएगा।
इसलिए पत्नी की अन्य इनकम नहीं हो तो भी फॉर्म नंबर 15H भरकर जमा नहीं दे सकती है। लेते हैं ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लीव सैलरी इनकैशमेंट में मिली मोटी रकम तो कितना लगेगा टैक्स और कितनी होगी बचत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हमारी कोशिश होती है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकें और टैक्स के नियमों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे सकें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं लखोटिया जी के सामने रखना चाहती हूँ। ये मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी निजी चीजों को बेचते हैं तो क्या उस पर भी कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिल सकती है। लखोटिया जी, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आया इसका जवाब, इसलिए मैंने सोचा आपके सामने रखते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया आज। आयकर कानून में एक धारा है 214(2). इसके तहत ये प्रावधान है कि कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा किस पे, ऑन सेलिंग योर पर्सनल इफेक्ट्स, क्योंकि वे एग्जेप्टेड है, इसलिए कैपिटल गेन्स नहीं लगता है। तो आपने सोचा चलो मैं अपनी पुरानी ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट मेरी ये केवल मैं यूज करती हूँ उसे बेच देती हूँ और नहीं ले आती हूँ या फॉरेन घूमने चली जाती हूँ। रुकिए, कानून में आगे लिखा हुआ है ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तियां, ये सब पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर ज्वेलरी बेचते हैं तो पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा, जेवरात बेचते हैं तो भी नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन्स लगेगा ही लगेगा। पर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, आप एयर कंडीशनर अपना बेच देते हैं, माइक्रोवेव बेच देते हैं, मोबाइल फोन पुराना हो गया उसे बेच देते हैं, अगर ये सब चीजें बेचेंगे इस पे कोई गेन हो गया तो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। और हाँ, इसी तरह आप अपने बर्तन, ये पुरानी क्रॉकरी बेच देते हैं, उस पर भी अगर कोई लाभ हो जाए तो भी टैक्स नहीं लगेगा। हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से विशाल चौहान, पूछना चाहते हैं टैक्स गुरु से सवाल। विशाल जी नमस्ते, हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है, बताइए क्या उलझन है आपको टैक्स को लेकर। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैंने रिसेंटली हाउस लोन लिया है एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट दिल्ली NCR में। अच्छा। और मैंने उसका प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट पेमेंट शुरू भी कर दिया है, तो क्या मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ सेक्शन 24B या 80C में? मकान तैयार है या नहीं? नहीं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पोजीशन अंडर कंस्ट्रक्शन अभी भी है, तो जब तक मकान अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा भैया तब तक आपको ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। हाँ, रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन आयकर की धारा 80C के अंतर्गत विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख रुपए, उसके अंदर छूट क्लेम कर सकते हैं, पर ब्याज की छूट अभी नहीं। कब करेंगे? जब पोजेशन मिल जाएगा तब जाके करेंगे क्लेम। और विशाल जी हमारे साथ बने हुए, क्योंकि एक और सवाल ये पूछना चाहते हैं, पूछिए विशाल जी। हाँ, मैं अपने फादर मदर की एक LIC पॉलिसी की पेमेंट भी करता हूँ, क्या मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ क्लेम डिडक्शन के लिए? हमारे पास कोई पुरस्कार नहीं है, नहीं तो हम आपको पुरस्कार दे देते कि भैया आप पिताजी का इतना ध्यान रख रहे हैं, पर आयकर विभाग आपको कोई पुरस्कार नहीं देगा और कोई शाबाशी नहीं देगा और कोई इनकम टैक्स की छूट भी नहीं देगा, क्योंकि आप इंश्योरेंस प्रीमियम अपना, पत्नी का, बच्चों का दे सकते हैं। केवल माता पिता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप भुगतान करेंगे तो टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। अगले सवाल को शामिल करते हैं। JK वजीफा कर्ज का ये सवाल है। ये एक सरकारी बैंक में काम करते हैं, 38 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं। इन्हें लीव सैलरी के तौर पर करीब 60 लाख रुपए मिल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इस रकम पर टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी। पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतनी लंबी नौकरी की आपने और काफी छुट्टियां नहीं ली, तब जाके आपको 7 लाख रुपए मिल गए लीव सैलरी के रिटायरमेंट के टाइम में। पर आयकर कानून में मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक, जी हाँ 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होगा आपका लीव अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बाकी पे टैक्स लगेगा। चलिए इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद टैक्स के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो फौरन भेजें हमें। आप हमें अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। TG लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर से भेजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज मुझे और लखोटिया जी को यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।